हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 31। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। तो देखो, इससे पहले अपन ऐसे बात कर चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा तंत्र होता है? अंतःस्रावी तंत्र। तो इससे पहले अपन तंत्रिका तंत्र के बारे में तो पढ़ चुके हैं और आज अपन बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। तो देखो, अंतःस्रावी तंत्र को अपन पढ़ने वाले हैं तो एक बात आप याद रखें यहां पर पहली, कि अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। तो अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उसके बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानना होगा। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, जो ग्रंथियां होती है उनकी बेसिक जानकारी दूंगा और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं आज ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये आती है हमारे सामने कि ग्रंथियां होती क्या है। तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे कि कोशिका या कोशिकाओं का समूह, क्या कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रवण करती है वो क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। तो अपन ऐसे लिख देंगे, सजीवों के शरीर में उपस्थित कोशिका या कोशिकाओं का समूह कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रवण करती है, क्या कहलाती है वे? ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि जो ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती। कितने प्रकार की पाई जाती? 3 प्रकार की ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। तो देखो, पहली ग्रंथि कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथियां। और बहिस्रावी ग्रंथियों को अपन नलिका युक्त ग्रंथियां भी बोलते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों को क्या बोला जाता है? नलिका युक्त ग्रंथियां बोला जाता है। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। यही ग्रंथियां क्या करती है? अंतःस्रावी जो तंत्र होता है उसका निर्माण करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के पास में खुद की नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए इनको बोला जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां। क्या बोला जाता है इनको? नलिका विहीन ग्रंथियां बोला जाता है। और तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वो होती है साहब मिश्रित ग्रंथियां।
मिश्रित ग्रंथियां। तो देखो हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना चाह रहे थे, तो इसके लिए अपन ने पहले क्या करा, ग्रंथियों को समझना चाहा। तो ग्रंथियां किसको बोल दिया हमने, सजीवों के शरीर में उपस्थित कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रवण करती। विशेष पदार्थ यहाँ पर जैसे हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, श्लेष्मा हो सकता है, पसीना हो सकता है, तेल हो सकता है। समझ गए बात को, विशेष पदार्थ वो कुछ भी हो सकता है। तो विशेष पदार्थ का स्रवण करती वो क्या कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। और हमारे शरीर में ग्रंथियां कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। बहिस्रावी ग्रंथियां या नलिका युक्त ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां या नलिका विहीन ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो इन बातों को नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आपको इन तीनों ग्रंथियों के बारे में बता रहा हूं अलग अलग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूं मैं। तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो अलग अलग ग्रंथियां हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ तो देखो ग्रंथियों में पहला प्रकार किसका है, बहिस्रावी ग्रंथियां, इनको क्या बोला जाता है, और नलिका युक्त ग्रंथियां, नलिका युक्त ग्रंथियां। तो देखो किसे बोलोगे आप, ऐसी ग्रंथियां हैं ये जो खुद की नलिका के द्वारा, खुद के द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ है उसको जो लक्ष्य अंग है या विशिष्ट अंग है वहां तक पहुंचाती है। जैसे अपन ने यकृत पढ़ा था, और यकृत क्या करता, पित्त लवण बनाता है। तो वो क्या करता है, एक नलिका के द्वारा उस पित्त लवण को छोटी आंत्र का जो ग्रहणी वाला भाग था उसके अंदर पहुंचा रहा था। तो यकृत पित्त लवण, विशेष पदार्थ पित्त लवण बना रहा था, और उसको खुद की ही नलिका के द्वारा क्या कर रहा था, जो विशिष्ट अंग है या लक्ष्य अंग है, छोटी आंत्र का ग्रहणी वाला भाग, वहां तक उसको क्या कर रहा था, वो पहुंचा रहा था। तो वो कौन से प्रकार की ग्रंथि हो जाएगी, बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, नलिका युक्त ग्रंथि हो जाएगी। तो परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे, शरीर में उपस्थित ऐसी ग्रंथियां, शरीर में उपस्थित ऐसी ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को अपनी नलिका के द्वारा विशिष्ट अंग तक पहुंचाती है। बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। क्या कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती है।
तो इनके पास में खुद की नली होती है और उस नली के द्वारा ये पदार्थ को लक्ष्य अंग तक या विशिष्ट अंग तक पहुंचाती है, ठीक है ना। तो खुद की नली होने की वजह से इनको क्या बोला गया है, नलिका युक्त ग्रंथियां बोला गया है। तो उदाहरण में आप एक तो दे दिए, यकृत ग्रंथि पित्त लवण बनाती है और उसको एक नलिका के द्वारा छोटी आंतरिक ग्रहणी वाले भाग में भेजती है। दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि लारस बनाती है और उसको एक नलिका के द्वारा मुख गुहा में छोड़ती है। और तीसरी ग्रंथि अपन ले लेते हैं स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि का मतलब पसीने की ग्रंथि। तो पसीने की ग्रंथि क्या करती है, जो पसीना होता है उसको नलिका के द्वारा त्वचा की सतह पर ला करके क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो तीनों ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां या नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। अब दूसरी ग्रंथि की अपन बात करते हैं। दूसरी ग्रंथि कौन से प्रकार की है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम क्या है, नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियों का मतलब यह है कि इनके पास में खुद की नली नहीं होती है, लेकिन ये क्या करेगी, विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रवण तो करेगी। तो अब इनके पास में खुद की नली नहीं है और ये जो पदार्थ स्रावित कर रही है उसको लक्ष्य ऊतक, निर्धारित ऊतक या अंग तक पहुंचाना चाहती है। तो उसके लिए ये क्या करती है, जो भी पदार्थ स्रावित करती है उसको रक्त में डालती है और रक्त के द्वारा वो पदार्थ संचरित होकर के जो निर्धारित अंग है, ये लक्ष्य अंग है या ऊतक है, वहां तक वो क्या हो जाता है, पदार्थ पहुंच जाता है। तो इसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि शरीर में उपस्थित ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को रक्त में डाल देती है, वो ग्रंथियां क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। ये जो भी पदार्थ रक्त में डालेगी वो रक्त के द्वारा संचरित होकर निर्धारित अंग या लक्ष्य अंग तक पहुंचेगा और जो भी उसको कार्य करना होगा वो कर लेगा, ठीक है। तो क्या बताएंगे इसके लिए, शरीर में उपस्थित ऐसी ग्रंथियां शरीर में उपस्थित ऐसी नलिका विहीन ग्रंथियां जो अपने द्वारा स्रावित होने वाले, अपने द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को सीधे रक्त में डाल देती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। तो इसमें उदाहरण देखो, इसमें एक तो अपन ले लेते हैं पीयूष ग्रंथि और दूसरा उदाहरण अपन ले लेते हैं थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो वैसे क्या है, अंतःस्रावी तंत्र किसका बना होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का बना होता है। तो आगे अपन 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे, तो पढ़ना इन्हीं को है अपने को मेन रूप से। तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है वो क्या बताई मैंने आपको,
मिश्रित, अच्छा एक बात सुनो पहले, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो पदार्थ स्रावित करती है ना, उनको बोला जाता हार्मोन। देखो बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है एंजाइम भी स्रावित कर सकती है, पसीना भी स्रावित कर सकती है, श्लेष्मा भी स्रावित कर सकती है, तेल भी स्रावित करती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो पदार्थ स्रावित करेगी उसको क्या नाम दिया गया है? हार्मोन नाम दिया गया है। तो एक बात अपने को यह भी याद रखनी है इसके साथ में कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। तो ये लाइन भी अपने को याद रखनी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है उसको क्या नाम दिया गया? हार्मोन नाम दिया गया है। अब लेते हैं अपन मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथियां तो क्या होती है मिश्रित ग्रंथियां? तो अपन ऐसा बोलेंगे कि ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही ग्रंथियों के समान कार्य करती है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाएगा? उनको मिश्रित ग्रंथि उनको बोला जाएगा। तो परिभाषा में अपन क्या लिख देंगे? शरीर में उपस्थित ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों के समान कार्य करती है। क्या कहलाती है वो? मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है। मिश्रित ग्रंथियां कहलाती है। उदाहरण में अपन क्या देवे? तो देखो एक तो आपको उदाहरण देना है इसमें अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। एक उदाहरण आपको देना है वर्षण, और एक उदाहरण आपको रखना है इसमें अंडाशय, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको अग्नाशय ग्रंथि का उदाहरण लेकर के समझा रहा हूं कि ये मिश्रित ग्रंथि कैसे कार्य करती है। तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि की बात करता हूं मैं। अग्नाशय ग्रंथि, तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या होते हैं? दो प्रकार के भाग होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है अंतःस्रावी भाग, और दूसरा जो भाग होता है इसके अंदर वो होता है बहिस्रावी भाग। तो देखो इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और इंसुलिन व ग्लूकागोन
हार्मोन का स्त्रवण करता है। किसका स्त्रवण करता है? इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। और इसका जो बहिस्त्रावी भाग है ये किसका निर्माण करता है? अग्नाशयी रस का निर्माण करता है। अग्नाशय रस का क्या करता? निर्माण करता है। तो अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों ही ग्रंथियों के समान कार्य कर रही है। इसका जो अंतःस्त्रावी भाग है वो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन दोनों ही रक्त में छोड़े जाते हैं और ये रक्त में जाकर के जो शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर आप ग्लूकोज कह दो, तो उसकी मात्रा का ये रक्त में नियमन करते हैं। इधर से बहिस्त्रावी भाग अग्नाशय रस का निर्माण कर रहा है। तो ये अग्नाशय रस एक वाहिनी के द्वारा छोटी आंत्र का जो ग्रहणी वाला भाग है वहां पर जाता है। तो खुद के नलिका के द्वारा ये क्या करता है? इस अग्नाशय रस को वहां तक पहुंचाता है और वहां पर जाकर के ये रस क्या करता है? भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से ये अंतःस्त्रावी भाग भी है और बहिस्त्रावी भाग भी है। तो इस ग्रंथि में दोनों ही भाग है, इसलिए ये एक प्रकार की क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक इसी प्रकार वर्षण है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जो नलिका के द्वारा जाता है, तो वहां पर ये बहिस्त्रावी ग्रंथि के समान कार्य करती है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में ये क्या करता है? वर्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। अंडाशय है तो ये क्या करता है? बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में अंड कोशिका या अंडाणु का निर्माण करता है, जो एक अंडवाहिनी के द्वारा क्या करता है? निर्धारित स्थान तक जाता है। तो वहां पर तो ये बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर रहा है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्त्रवण करता है। तो हमने क्या किया? तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उसके बारे में जान लिया। भाई तीन प्रकार की जो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर वो कौन कौन सी है, तो इनको आप नोट करो। उसके बाद में अपन लेंगे मानव के अंदर जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां उपस्थित है उनके बारे में जानेंगे। तो उतारो इनको, पहले वीडियो को पॉज करो, नोट करो। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। अब मैं मिटा रहा हूं। हाँ तो देखो, टॉपिक आपका क्या है? अब मानव शरीर में उपस्थित अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। तो वो अपना टॉपिक ये था कि अंतःस्त्रावी तंत्र। तो अंतःस्त्रावी तंत्र का निर्माण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से होता है, इसलिए अपन केवल अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं।
बाकी की ग्रंथियों को अपन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ग्रंथियां आप पाचन तंत्र में पहले ही पढ़ चुके हो, है ना। तो देखो कुछ ग्रंथियों के नाम यहां पर लिख रहा हूं, समझना पूरी बात को। यहां पर मैं ले लेता हूं पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या ले ली मैंने, पीयूष ग्रंथि ले ली। अब कुछ और ग्रंथियां ले रहा हूं साथ में, तो देखो कौन कौन सी ग्रंथियां लेता हूं। यहां पर एक ग्रंथि में ले लेता हूं पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि ले ली हमने। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि अपन ले लेते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का एक दूसरा नाम और है, इसको आवटु ग्रंथि भी बोला जाता है। कौन सी ग्रंथि इसको बोला जाता है, इसको आवटु ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में पैरा थायराइड, पैरा थायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि का भी एक दूसरा नाम है पैराउटू, पैराउटू ग्रंथि, पैराउटू ग्रंथि। इसके बाद में अपन ले लेते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अब और ग्रंथियां अपन लेते हैं, तो जैसे और ग्रंथियों में अपन लेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि आपने ले ली। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि अपन लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि, ठीक। इसके बाद में अपन ले लेते हैं वर्षण ग्रंथि को ले लेते हैं पहले, वर्षण ग्रंथि। और ये वर्षण ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है, मादा के अंदर वर्षण ग्रंथि नहीं पाई जाती है। वर्षण ग्रंथि के बाद में अपन एक ग्रंथि और ले लेते हैं। कौन सी ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। कौन सी ग्रंथि आ गई, अंडाशय ग्रंथि आ गई। अब क्या करना आपको, इसको जब आप ये डायग्राम बना ही लिए हो तो उसको कुछ इस तरीके से दिखाना, आपको ऐसे दिखाते हुए चलना।
ठीक है ना। अभी एक ग्रंथि और आएगी इसमें, पीयूष ग्रंथि के ऊपर है वो ग्रंथि, उसको भी मैंने दिखाया नहीं। हाँ, तो इसमें समझिए क्या बात है। देखो, ये जो पीयूष ग्रंथि है खुद हार्मोन स्रावित करती है, और साथ में ये जो 8 ग्रंथियां, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि, तो इनको भी हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपने बैंड मास्टर देखा होगा, शादी में वो जो बजाने वाला आता है तो उसका पूरा समूह रहता है, तो उनमें से एक बैंड मास्टर होता है, तो वो क्या करता है कि बीच बीच में कुछ जो ध्वनि उत्पन्न करता है गाने के लिए, और साथ में क्या करता है, हाथ हिला हिला करके बाकी के साथियों को भी वो प्रेरित करता रहता है धुन के साथ में, है ना। तो ठीक ऐसा ही यहां पर होता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो खुद तो हार्मोन स्रावित करती ही है, और साथ में ये जो 8 ग्रंथियां हैं इनको भी हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस पीयूष ग्रंथि की जो तुलना है वो जो बैंड मास्टर होता है उससे की गई है। जैसे बैंड मास्टर क्या करता है, खुद भी जो वाद्य यंत्र उसको बजाता है और साथ में और भी साथियों को बजाने के लिए प्रेरित करता है। तो ठीक इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि खुद भी हार्मोन स्रावित करती है और इन ग्रंथियों को भी हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस पीयूष ग्रंथि की तुलना बैंड मास्टर से की गई, इसलिए पीयूष ग्रंथि का एक नाम और है मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि का एक नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। याद रह जाएगी ये बात, पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अब इसके बाद में क्या हुआ कि एक खोज हुई, और उस खोज में ये पता चला कि मस्तिष्क के अंदर एक और ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मैंने आपको बताया था मस्तिष्क की संरचना में कि ये अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों का ही भाग होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है, इस पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण रखती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है, इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण रखती है। यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ग्रंथि का भी नियंत्रण रख रही है, इसलिए इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अपन बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। तो अब उधर देखो, दिखा कुछ, किसका दृश्य याद आया आपको, महाभारत का। तो देखो उसमें देखो आप, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। तो उस रथ के ऊपर जो भी घोड़े जुड़े हुए हैं उनका कंट्रोल किसके हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो रथ चला रहे हैं वो किसके आधार पर चला रहे हैं, जो अर्जुन के दिशा निर्देश उसके आधार पर चला रहे हैं। अर्जुन जिधर उनको बोलेगा भाई केशव मुझे वहां लेके चलिए, हे श्री कृष्ण मुझे वहां लेके चलिए, तो उसके अनुसार वो क्या करेंगे, रथ को घुमा लेंगे। तो ये ठीक ऐसा ही यहाँ पर आप समझो कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये अर्जुन है, ठीक है ना, और ये पीयूष ग्रंथि क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, और ये बाकी की ग्रंथियां क्या है, उस रथ के घोड़े हैं। ठीक है ना, उस रथ के क्या है हो गए, ये घोड़े हो गए। तो अब देखो आप, जैसा हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कहेगा वैसा ही ये पीयूष ग्रंथि बाकी ग्रंथियों को आदेश देगी और ये सारी क्रियाएं क्या होगी, संचालित होगी। ठीक जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहा था भाई रथ को किधर लेकर के चलना है, और भगवान श्री कृष्ण उसी के अनुसार इन घोड़ों को नियंत्रित करके रथ को उधर क्या कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये ग्रंथि भी क्या करती है, कार्य करती है। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो देखो पीयूष ग्रंथि इन सारी ग्रंथियों पर, घोड़ों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन इस पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कौन नियंत्रण रखता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रण रखता है।
तो इस चार्ट को आप बना लें। इसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि को तो अपन ने मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोला है, पीयूष ग्रंथि को क्या बोला है, मास्टर ग्रंथि बोला है। तो ये चार्ट नोट करो, उसके बाद में मैं आपको डायग्राम बताता हूं। हाँ, तो अब देखो सामने डायग्राम बता रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं कि नर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी स्थिति बता रहा हूं। तो चित्र में देखो, आप सामने देखो चित्र में, इसमें देखो आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि दिखाई दे रही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है, दिख रही है। इसके बाद में देखो आप पीयूष ग्रंथि नजर आ रही है। तो पीयूष ग्रंथि भी कहां स्थित है, मस्तिष्क के अंदर स्थित है। और इसी के ऊपर लिखा हुआ पीनियल ग्रंथि। तो ये पीनियल ग्रंथि भी कहां स्थित होता है, मस्तिष्क के अंदर ही स्थित होता है। तो तीन ग्रंथियां मस्तिष्क में स्थित है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद में देखो आपको दिखाई दे रही है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में देखो आपको दिख रहा है परावटु ग्रंथि। पेराअवटु ग्रंथि भी इसको बोल सकते हैं, और इसके अलावा इसका एक नाम और है पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि आपको दिख रही है। तो देखो ये जो अवटु ग्रंथि और पराअवटु ग्रंथि है, दोनों ही कहां स्थित है, श्वास नली पर स्थित है। इसके बाद में देखो थाइमस ग्रंथि है। तो थाइमस ग्रंथि भी श्वास नली के अंतिम छोर पर स्थित होती है, हृदय के ऊपर। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि आपको नजर आ रही होगी। वैसे क्या है कि अपन ने पाचन तंत्र में भी इसकी स्थिति देख ली थी पहले। इसके बाद में देखो आप अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, जो वृक्क होता है उसके ऊपर स्थित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, अधिवृक्क। अधि का मतलब ऊपर और वृक्क का मतलब वृक्क। तो वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। और इसके बाद में लास्ट में है वर्षण ग्रंथि। ये वर्षण ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है, मादा के अंदर ये ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो ये तो बात कर ली अपन ने नर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उनकी स्थिति की। अब देखो मादा के अंदर, दिख गया डायग्राम। तो मादा के अंदर देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपको नजर आ रही है, वही मस्तिष्क के अंदर। पीयूष ग्रंथि नजर आ रही है, वही मस्तिष्क के अंदर। और पीनियल ग्रंथि भी कहां नजर आ रही है आपको, मस्तिष्क के अंदर नजर आ रही है। जैसा नर में था वैसा ही मादा में है। ठीक इसी तरीके से देखो अवटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि या पराअवटु ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो जैसा नर में था वैसा ही मादा में है ये ग्रंथियां भी। इसके बाद में देखो अग्नाशय ग्रंथि वैसे के वैसे ही है। अधिवृक्क ग्रंथि भी वैसे के वैसे ही है। मादा के अंदर क्या होता है कि वर्षण की जगह कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो ये अंडाशय ग्रंथि आपको क्या हो रही है, नजर आ रही है। ठीक है। तो बस ये फर्क है कि नर के अंदर तो वर्षण ग्रंथि होती है और मादा के अंदर अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो इन दोनों का जो डायग्राम है मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप कॉपी में अपना डायग्राम तैयार कर लेना। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये देख लो आप सामने। ठीक है। तो हो गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, अब दो वीडियो और लेंगे इसके ऊपर। तो एक वीडियो जो अगला होगा उसमें तो 5 ग्रंथियां शुरुआत की ले लेंगे। जैसे पहली ग्रंथि ये हो जाएगी, दूसरी ग्रंथि पीयूष वाली ग्रंथि हो जाएगी, तीसरी पीनियल ग्रंथि, चौथी थायराइड ग्रंथि और 5वीं ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। तो अगला जो वीडियो होगा 5 इन ग्रंथियों पर होगा। और उसके बाद में एक अगला वीडियो और लेंगे जिसमें 5 शेष जो ग्रंथियां हैं, 6 नंबर की ये, 7वें नंबर की ये, 8वें नंबर की ये, 9वें नंबर की ये और 10वें नंबर पे ये ग्रंथि। तो 2 वीडियो और बनाएंगे इसके ऊपर। तो 5-5 ग्रंथियां उसके अंदर क्या कर देंगे, आपको बता देंगे। तो ठीक है बच्चों,
आज के लिए इतनी ही बात जानकारी मुझे देनी थी, जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है, जो नाम बताए हैं ग्रंथियों को, जो चित्र आपको बनाए वो अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी स्टडी करते रहिए।